पार्टी अपना गढ़ हार गई, अयोध्या जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बना, वो पार्टी आपको लगता है कि हरियाणा जीतने की औकात रखती है? अब पब्लिक इसमें वोट डाली जा रही है, वोट डाली जा रही है। अब उसके बाद में क्या है, अब इसका प्लग निकल गया, प्लग निकलने के बाद में अब ये आपको लग रहा है कि मशीन ऑफ हो गई, नहीं, सिर्फ इसकी डिस्प्ले ऑफ हुई है, ये पूरी मशीन ऑन है, इस पे सारे मैसेज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ जा रहा है, सिर्फ इसकी डिस्प्ले ऑन से किस तरीके से बात करी जाती है, उनको वो बात करने की तमीज नहीं है जयराम रमेश जैसे लोगों को। जलेबी तो आप भेज रहे हैं, एक काम करो ना, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके घर पे खाना तो भिजवा दो, उनके घर तो आपको खाना भिजवाएं जरा। घोटालेबाजी हुई है। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं सीधे तौर पर, जिस तरीके से हरियाणा के जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं, वो नतीजे निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता का वोट नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। आप पोस्टल बैलेट का रिजल्ट देखिए और उसके बाद आप ईवीएम का रिजल्ट देखिए, दोनों के आप रिजल्ट को देखिए, लेकिन सब पर ये पॉलिटिकल पार्टियां निकलकर सामने क्यों नहीं आती, इन्होंने साथ क्यों नहीं दिया। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आज जब विपक्ष इस मशीन के ऊपर आवाज उठा रहा है और उसमें जो पूरा देश जो है वो इस बात को मानता है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं और ये बात मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से भी, ये बात पूछना चाहता हूं विपक्ष के तमाम नेताओं से कि जब आप कहीं पर जीत जाते हैं तो उसके बाद आप अपना मकसद क्यों भूल जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब लोकसभा के चुनाव में आप एक अच्छा बहुमत लेकर आए तो उसके बाद में आपने सोचा कि शायद मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो आपने सवाल नहीं उठाए। तो आप या तो चुनाव से प्रक्रिया से आप हिस्सा मत लीजिए, वरना अगर आप मशीन पे सवाल उठाते हैं, हम मशीन पे सवाल उठाते हैं, चाहे किसी की भी सरकार बने, हम नहीं मानते कि वो सरकार एक सही सरकार है। अखिलेश यादव की जबान बोल रहे हैं मैं बिल्कुल सीधे तौर पर यह बात कह रहा हूं, और अखिलेश यादव की क्या, मैं पूरा देश यही बात कह रहा है भाई, जो तमाम लोग जो मशीन पर सवाल उठाते हैं उनका यही कहना है। मैं तो यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप कहने कि अखिलेश यादव सरकार बना रहे थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी। मैं तो इस बात से अचंभित था, मेरे को मशीन के ऊपर उसी दिन शक हो गया जब मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे देखे। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे पूर्णतः अखिलेश यादव के पक्ष में थे। समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो बनने जा रही थी, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं चुन रही है मोदी जी को, मोहित शर्मा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं आपसे एक चीज बताता हूं, सुन लीजिए मेरी बात। जनता अगर नरेंद्र मोदी जी को चुनती ना, तो मैं आपको यह बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी पीछे नहीं जाते। वोटिंग के दौरान, लोकसभा के चुनाव की काउंटिंग के दौरान एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काउंटिंग में पीछे गए और प्रधानमंत्री को इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीत किया है। आप जो कह रहे हैं कि जनता चुन रही है मोदी जी के चेहरे पर, तो मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री खुद मात्र 1.5 लाख वोट से जीत कर आए हैं। इसलिए तो कह रहा हूं निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। लेकिन निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, होता क्या है, जब आप बेईमानी करते हैं ना, जब आप चोरी करते हैं, अब किसी के यहां पर पैसा रखा हुआ है, बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, तो आप सारा पैसा उठा लेंगे तो उसको पता नहीं चल जाएगा कि यहां पर चोरी हो रही है। तो जो चोरी भी होती है ना, जो चोरी का भी, लूट का भी जो एक तरीका होता है, वो भी एक प्रोसीडिंग वाला होता है कि आदमी जो है वो थोड़े थोड़े करके पैसे निकालता है कि कहीं अगर 10 लाख 20 लाख 50 लाख रखें तो उसमें से एक नोट निकाल लिया, 2 नोट निकाल लिया, मतलब ज्यादा नहीं निकालता है। तो ये जो बेईमानी करते हैं और बेईमानी के बाद जो जीत का जो रेशो रहता है वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, वो बहुत थोड़ा सा नॉर्मल सा रेशो रहता है। वरना आप मुझे बताइए हरियाणा में कौन कौन सी जगह पर बीजेपी के कैंडिडेट 15,000 20,000 वोट के मार्जिन से जीते? बताइए ना आप मुझे, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 30,000 50,000 मार्जिन की लीड दी है? बताइए आप मुझे। बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जो 50,000 के ज्यादा वोट से जीते हैं, है ही नहीं ऐसे। तो कई पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। नहीं तो मैं आपको कह रहा हूं कई पार्टियां चुनाव, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि कई पार्टी चुनाव के हरियाणा में पहली बार लड़ रही है, इससे पहले पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही थी, ये बताइए ना आप मुझे। और आप तो कह रहे जनसंख्या तो बढ़ी है, अगर पार्टियां बढ़ी है तो जनसंख्या भी तो बढ़ी है, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। आप मुझे ये बताइए ना, तो आप कैसे डिनाई कर रहे हैं? विपक्ष के नेता जो है सीधा चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव रद्द होना चाहिए, दोबारा चुनाव होने चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, ये क्या है, ये जो ऐसे लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं पार्टी के अंदर जो कांग्रेस को, मैं बताऊं कि कांग्रेस को एक सलाह देना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को तो पार्टी से निकालकर बाहर खड़ा करना चाहिए। ऐसे लोग पार्टी के लिए, क्या किसी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। जिनमें सबसे पहला नाम आता है जयराम रमेश जैसे लोगों का, जिन्हों को पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने की तमीज नहीं है। कार्यकर्ताओं से किस तरीके से बात करी जाती है उनको वो बात करने की तमीज नहीं है जयराम रमेश जैसे लोगों को। फिर इनको लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, हरियाणा के चुनाव से पहले ये कहां थे? जब जिस दिन हरियाणा का चुनाव अनाउंस हुआ उसी दिन की आप मेरी पहली वीडियो उठा लीजिए, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं, मैं लोकसभा चुनाव के बाद से भी ये बात कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है इसमें निष्पक्षता नहीं है और देश के सर्वोच्च अदालत को इसमें जांच बिठानी चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब ये बैटरी की बात कर रहे हैं कि भैया बैटरी परसेंटेज का मामला है। मैं आपको बता दूं, इनको तो इतनी जानकारी भी नहीं होगी और पढ़ते भी नहीं होंगे, मैं इन्हें समझाता हूं। मशीन क्या है, ये बेसिकली, ये आप इसको ईवीएम समझो। आपने इसमें लगाया नीचे चार्जर, उसके बाद में आपने इसको लगा दिया, अब उसके बाद में मशीन ऑन हो गई, अब पब्लिक इसमें वोट डाली जा रही है, वोट डाली जा रही है। अब उसके बाद में क्या है, अब इसका प्लग निकल गया, प्लग निकलने के बाद में अब ये आपको लग रहा है कि मशीन ऑफ हो गई, नहीं, सिर्फ इसकी डिस्प्ले ऑफ हुई है, ये पूरी मशीन ऑन है, इस पे सारे मैसेज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ जा रहा है, सिर्फ इसकी डिस्प्ले ऑफ हुई है।
ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर बैटरी का सबसे बड़ा सवाल है तो ये बात तो उसी वक्त पर विपक्ष के नेताओं को चुनाव आयोग को रखनी थी कि जैसे ही काउंटिंग समाप्त होगी मशीन की जो बैटरी है उसको आप निकालेंगे और उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद आप उसको दोबारा से असेंबल करेंगे और उसके बाद जनता के सामने काउंटिंग करेंगे। तब तो आपने ये बात रखी नहीं, तब तो आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि असल में क्या है, मैं एक कहावत है कि क्या कहते हैं, अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चुनाव कोई मजाक नहीं है। चुनाव इस देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। एक चुनाव होने में करोड़ों रुपया देश का लगता है। यह पैसा देश का है, किसी नेता का नहीं है। मैं देश के तौर पर बात कर रहा हूं। यह पैसा इस देश की जनता का है, उसकी खून पसीने की कमाई का है, टैक्स का पैसा है जनता का। अब इस पैसे को अगर हम चुनाव पे खर्च करते रहेंगे तो इस देश की आम जनता के ऊपर क्या खर्च होगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं यहां कोर्ट की बात कर रहा हूं आपसे। कोर्ट के अंदर बार काउंसिल का चुनाव होता है तो मैं आपको बता रहा हूं, एक कैंडिडेट जो मेंबर एग्जीक्यूटिव लड़ रहा है या सेक्रेटरी लड़ रहा है, वो कम से कम चुनाव तक कम से कम 50 से 1 करोड़ रुपया खर्च करता है। 50 लाख से 1 करोड़ कोर्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई रोज पार्टियां हैं, रोज उनका प्रचार होना है, पोस्टर्स लगने हैं, बैनर्स लगने हैं, होर्डिंग लगने हैं। ये मैं आपको एक कोर्ट की चुनाव बता रहा हूं, जिस कोर्ट के चुनाव में 10,000, 20,000, 50,000 जो वकील होते हैं जो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। यहां भी मशीन से वोट होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो आप ये सोचकर देखिए कि जब एक स्टेट का चुनाव होता है, जिस स्टेट के अंदर 90 सीटें होती हैं विधानसभा की, और उन 90 सीटों पर 90 प्रत्याशी खड़े होते हैं। 90 सीटों पर सिर्फ 90 प्रत्याशी नहीं खड़े हुए, तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, इधर और तमाम पार्टियां हैं, बीएसपी है, तमाम पार्टियां हैं। तो तमाम पार्टियां अपने कैंडिडेटों को उतारती हैं और तमाम पार्टियां अपने कैंडिडेट से पैसा खर्च करवाती हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि देश का करोड़ों रुपया इसमें लगता है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आती कि विपक्ष इस मशीन को लेकर एक पुरजोर तरीके से विरोध क्यों नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, अपने नेता और मंत्री के पद को साइड में रखिए। आप एज अ इंडियन, एज अ भारतीय होने के नाते आपका फर्ज है नहीं, आप अदालत के अंदर रखिए कि जी मैं एज अ भारतीय, मैं एक वोटर हूं, मैं भारतीय वोटर हूं और मैं असहमत हूं इस मशीन से। मैं तो इस बात को कहता हूं कि मैं भारतीय वोटर हूं और मैं असहमत हूं इस मशीन से, मेरे को इस पर पूर्णतः विश्वास नहीं है और मैं भारत देश का नागरिक हूं, मुझे सबसे बड़ा अधिकार है वोटिंग का। अगर आप कहते हैं कि इस मशीन में निष्पक्षता है और ये मशीन निष्पक्ष है, तो मेरे कहने से आप इसमें भी मशीन को हटाकर नॉर्मल चुनाव करा लीजिए। जब कोई व्यक्ति जीत रहा है, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि M1 से भी वोट हो रहा था, M2 से भी वोट हो रहा था, M3 लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, कोई इस सवाल का जवाब देगा? अरे तो रणनीति भी तो मतलब फेलियर बता रहे हैं कि गठबंधन नहीं हुआ आम आदमी पार्टी से। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काफी लोग कह रहे हैं कि घमंड आ गया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो आप चुनाव के बाद कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलिए आपने माना कि हरियाणा के अंदर, मैं मान सकता हूँ कि आपकी बात को अगर ऊपर रखता हूँ तो आपकी बात से सहमति दर्ज करता हूँ और कहता हूँ कि चलिए ठीक है कि जो नेता थे वो एक साथ नहीं आए, एकजुट नहीं हुए, हार का कारण ये रहा। उत्तर प्रदेश में क्या हार का कारण रहा, जबकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों एक साथ चुनाव लड़े, मिलकर चुनाव लड़े, बताइए ना आप मुझे। फिर आप कहेंगे कि बीएसपी का इतना बड़ा कोई वोट बैंक भी नहीं गया कि जो सरकार ना बन सके, और बीजेपी की तो उम्मीद ही नहीं थी। जो पार्टी अपना गढ़ हार गई, अयोध्या जहां प्रभु श्री राम का मंदिर बना, वो पार्टी आपको लगता है कि हरियाणा जीतने की औकात रखती है? जिस हरियाणा के अंदर का किसान अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्षों को धोखा दे दिया किसानों ने। किसने? विपक्ष को धोखा दे दिया किसानों ने, मैं नकार दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बात आप उससे कह सकते हैं जो हरियाणा नहीं गया हो या जिसको हरियाणा का जातीय समीकरण या हरियाणा के वोट परसेंटेज के बारे में नहीं पता। मैं हरियाणा स्वयं होकर आया और हरियाणा के उन तमाम बड़े बड़े गढ़ जहां बीजेपी का बड़ा वोट बैंक था, वो खिसकता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे संपर्क में थे जो भाजपा में थे पहले, और वो पार्टी को छोड़ छोड़ के उन्होंने कांग्रेस में आए। मुझे बताइए ना, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था वो जो एक बीजेपी के नेता थे जो प्रचार कर रहे थे, फिर उसके बाद में तुरंत राहुल गांधी की रैली में ज्वाइन कर गए। क्या नाम था उनका, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं। मतलब 3 घंटे के अंदर ही उन्होंने जी जो जी है जी वो पाला बदल लिया। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ ये सबसे बड़ा वोट परसेंटेज है। दूसरी बात ये कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी सबसे ज्यादा। चलिए एक तो ये होता है कि 10 साल आपने काम किया, आपकी सरकार बन गई, क्या काम किया? बेरोजगारी में आपने हरियाणा को नंबर 1 ला रखा है, महिला सुरक्षा के मामले में हरियाणा नंबर 1, ठीक है। फिर दूसरी बात यह कि हरियाणा के किसान के साथ आपने क्या शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं आपसे एक रीजन पूछता हूं कि क्या रीजन है और क्या ऐसी चीजें थी या इतना बड़ा कौन सा मैनिफेस्टो था जिसने बीजेपी को हरियाणा में जीत दिलाई? बता दीजिए आप मुझे। मोदी जी का चेहरा। मोदी जी का चेहरा अगर आप समझते हैं कि इतना बड़ा था तो बीजेपी के नेताओं को तो गांव में नहीं घुसने दिया। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, हैट्रिक लगाया ना, लोकसभा में लगाया, विधानसभा में, ये हरियाणा सब में लगा आप लोगों दिया। ने अफवाह फैलाया, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए मेरी बात सुनिए, जो ये मेरे शब्द जनता ने मोदी जी को मेरी बात पसंद सुनिए, किया ये है। मेरी बात सुनिए, ये जो आपकी जो भाषा है ना, ये भाषा और ये शब्द और ये क्वेश्चन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बचाकर रखिए। जो पॉलिटिकल लीडर्स अभी भी, लगातार इस बात को कह रहा हूं, चाहे सरकार कर्नाटक में बनी हो, चाहे सरकार अन्य राज्यों में बनी हो, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हमें कोई भी भरोसा नहीं है। मतलब गड़बड़ी हुई है चुनाव में। फिर सुन लीजिए, बिल्कुल मैं तो मानता हूं। दूसरी बात ये कि जिस सरकार की औकात,
हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब उसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ जी। किस तरीके से बेईमानी हुई पूरे देश ने देखा। हम्म, तो जिस सरकार की औकात एक छोटा सा मेयर का चुनाव जीतने की नहीं थी, वो इतना बड़ा विधानसभा का चुनाव जीतने की 90 सीटों का, बताओ आप मुझे अरे तो सोच। रणनीति बनाई है ना उन्होंने जीतने की। फिर अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी चीज क्या है कि पब्लिक पहले से आवाज ना उठाए, चीजों को लेके पब्लिक के मन में कोई चीजें ना आए। तो सबसे बढ़िया है कि जिन गोदी मीडिया के आपने लोगों को खरीद रखा है उनके जरिए पहले से ही अब आप जो है वो निकलवा लो एग्जिट पोल्स, और एग्जिट पोल उस पार्टी के अगेंस्ट निकलवाओ जो सत्ता में बैठी है। ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला है, राजनीति को समझ कर देखिए, जी। जो राजनेता है वो राजनीति को समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने क्या काम किया, पूरे जो है जैसी वोटिंग हुई हरियाणा में, वोटिंग होने के बाद उसके बाद सारे न्यूज चैनल पे दिखा दिया कि भैया हरियाणा के अंदर भाजपा का बुरा हाल हो रहा है, सारे एग्जिट पोल वाले। और कुछ तो गोदी मीडिया के मैंने पत्रकारों की फोटो भी खींच रखी है, जब रुझान आ रहे थे तो उनका चेहरा ऐसे था जैसे कुत्ते उत्ते ने काट लिया हो, जब रुझान आ रहे थे इस तरीके की हालत हो रही थी, मुंह लटका रखी थी और जीभ बाहर निकाल के जब पानी पिलाने की जरूरत पड़ जाएगी। और जैसे ही फिर उनको नतीजे में तब्दील किया गया, तब देखिए ऐसे फड़फड़ा रहे थे और ऐसे भौंक रहे थे कि अभी खा जाएंगे सबको, इस तरीके की हालत थी। तो मैं हालांकि मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है लोगों का किस तरीके से माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, वॉश किया जा रहा है। और अब उसमें यह दिखा दिया कि हरियाणा में कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा इनकी आपस में नहीं बनी, जो हार का कारण रहा, ये बता दिया। जलेबी को जबकि लेकर चल रहा है अभी। जबकि मैं आप एक चीज आपको बता दूं, जब इसका प्रचार किया बहुत अच्छा प्रचार किया, आपसी लड़ाई उनकी कहीं भी पूरे चुनाव में नहीं दिखाई दी, कहीं भी नहीं दिखाई दी। तो आप एक बात मुझे बताइए, आप किस तरीके से कह सकते हैं कि मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है, मुझे आप जीत बताइए। जीत के बाद बीजेपी के लोग जो है जलेबी भेज रहे हैं अकबर रोड पे और बाकायदा कैश ऑन डिलीवरी कि जलेबी खाइए और उसकी पेमेंट करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जलेबी तो आप भेज रहे हैं, एक काम करो ना, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके घर पे खाना तो भिजवा दो, उनके घर तो आपको खाना भिजवाएं जरा। और जो आप जलेबी की बात कर रहे हैं, ट्रोलिंग। नहीं मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ट्रोलिंग का तरीका है कि आप जलेबी भेज रहे हैं। जरा ये बताइए कि जब स्मृति ईरानी हारी तो उनके घर पे क्या भेजा गया? भाई लोकतंत्र है, हार जीत लगती है, और हार को भी अगर आप जीत को स्वीकार करने का दम रखते हैं तो हार को भी स्वीकारने का दम रखिए, मैं तो ये बात कहता हूं। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर निष्पक्षता सबसे बड़ी चीज है। भाई हमारे पास क्या अधिकार है आज, आप मुझे बताओ। वोटिंग का तो हमारे ऊपर सर्वोपरि अधिकार है। आज हमारे देश में आप कहते हो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक है ये लाइन जो संविधान के, और संविधान में सबसे बड़ा अधिकार वोटिंग का है हमारा। तो अगर संविधान के तहत हमारे इस वोटिंग के राइट में निष्पक्षता नहीं होगी तो हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे? मुझे बताइए ना आप, मुझे किसके ऊपर भरोसा करेगा आदमी? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि देश की 99% लोग इस बात को कहते हैं कि ईवीएम मशीन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर 1% आदमी भी ये कह रहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, तो उस 1% आदमी के सेटिस्फेक्शन के लिए आपको मशीन को बदलना पड़ेगा। चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं मोहित शर्मा, क्या ये चुनाव रद्द होने चाहिए, दोबारा निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, हर चुनाव के बाद में हर एक, जितने भी मैं आपको बता दूं, जो लोग हैं जो टीआरपी चाहिए या वीडियो को चलाने के लिए ये चीजें चलाते हैं कि अब चुनाव रद्द होने वाला है, कल चुनाव होगा, परसों चुनाव होगा, तरसों चुनाव होगा। ये क्या है? ये सिर्फ एक पत्रकारिता का मजाक है, एक उपहास है। आप कोर्ट चले जाएं, कोर्ट के अंदर लाखों केस चल रहे हैं, लाखों को तो कम कह दिया मैंने, करोड़ों केस चल रहे हैं। ठीक है, डेट पे डेट तारीखें मिलती हैं, पता चला तारीख पे सुनवाई हो रही है, और हरियाणा का दूसरी बार चुनाव भी आ गया, 5 साल पूरे हो गए। तो ये स्थिति है। तो मैं आपको बता दूं कि या तो आप आने वाले चुनाव की तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, और मशीन को अगर आप गंभीरता से लेते हैं तो आप उस पर प्रदर्शन करिए, और आप जो है चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा मत लीजिए। आप ये कहिए और विपक्षी दलों को एक करिए और चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ही मत लीजिए, बात खत्म। कि अगर निष्पक्षता से चुनाव होगा तो हम हिस्सा लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे।